तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपका सी टेट 2022 में 9 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसमें फिर जो गणित के 30 का 30 प्रश्न था उनके हमने आज की इस वीडियो में मॉडल आंसर इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 91 है, रचनावादी कक्षा में आंकलन का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है आपके बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, दूसरा ऑप्शन है सीखने में उनकी मदद करना, वे किस तरह से सोच रहे हैं या समझने में शिक्षक उनकी मदद करना, या फिर बच्चों को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं। तो इनका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, बी हो जाएगा। वे सीखने में उनकी मदद करना, बच्चों को सीखने में मदद करना, वे किस तरह से सोच रहे हैं या समझने में शिक्षक को उनकी मदद करना, बच्चे को बताना कि वे क्या नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक केवल ज्ञान शिक्षक के लिए जरूरी है। बच्चों को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा की समझ है। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही प्राप्त है, या फिर अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधारणा की समझ होने पर बच्चे जो है हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 94 है, 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए। क्या 6 जोड़ेंगे, क्या 10 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे या फिर 16 जोड़ेंगे। ये देखिए अगर हम क्या करते हैं, जो आपका 6072 है, 6072 में अगर हम यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे, 12 को जोड़ देंगे क्या कितना बन जाएगा, 6000 आपका 84 बन जाएगा। ठीक है, 6084 बन जाएगा। और ये किसका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आपके 78 का जो है पूर्ण वर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका समान रहे। क्या 4 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा और आपका 13 रहेगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं जो आपका 4 है। अगर हम 4 को किससे भाग करते हैं, 4 को सबसे पहले 43 से भाग करते हैं। भाग कीजिए कितने बार में जाएगा, 4 दहम 40, 40 आ जाएगा। शेषफल आपके इस तरह से यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए आपका 91 दिया है, 91 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, भाग कीजिए 4 दूना 8 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1, फिर भाग करेंगे 4 दूना 8, 8 आ गया। 11 में अगर 8 घटाएंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका क्या है यहाँ पर 183 लिख लीजिए। भाग कीजिए, उनको किससे भाग करना है आपको, 4 से उसको भाग करना है। 4 चौक को 16 होता है। ठीक है, लिख लेंगे 4 चौक को 16। नीचे में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 3 को नीचे लिख लेंगे, लिख लीजिए 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है। ठीक है, 20 होगा तो हाँ 23 में जब 20 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर शेषफल जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो इस तरह से आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 को अगर हम 43 से भाग करेंगे, 91 से भाग करेंगे और 183 से भाग करेंगे तो आपका जो शेषफल है तीनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी कि समान कहने का मतलब है तीनों में शेषफल जो है 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, 40 संख्याओं का जो औसत है वो 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगा। औसत में वृद्धि 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा या फिर 1 होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहला पॉइंट देखते हैं। 40 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 71 है। अब आपको पता होगा औसत का जो सूत्र होता है क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर कितना दिया है, 40 संख्या दिया है, तो जब हम क्या करेंगे 40 को जब 71 से गुणा करेंगे, 40 को 71 से गुणा कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2840 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि जो आपका 100 है ना उसकी जगह पर किसको रखना चाहते हैं, हम 140 को रखना चाहते हैं। तो 100 को हम माइनस करेंगे, इनमें 100 को माइनस कर दीजिए
और उसकी जगह पर किसको रखना चाहते हैं, आपका 140 को रखना चाहते हैं, तो इसको लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2880। इस तरह से आपका यहाँ पास औसत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए औसत कितना है, संख्या का कितनी संख्या है, 40 संख्या है, तो 2000 औसत कितना आया है आपका कुल संख्या का, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग कितना है आपका 2840। देखिए यहाँ पास सभी प्रेक्षणों का योग कितना प्राप्त हुआ, हमें 2880 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कुल संख्या कितनी है यहाँ पास 40 है, तो हमें 2880 में किसको भाग करना पड़ेगा, 40 को भाग करना पड़ेगा, भाग कर दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पास 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 यहाँ पास क्या आ जाएगा, टोटल आपका जो औसत है वो प्राप्त हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, औसत वृद्धि बोला गया है, तो 71 में अब क्या करना, जो आपका औसत वृद्धि यानी कि 71 है, यहाँ पास 72 है, तो देखिए हमें 72 में क्या करना है, 71 को माइनस कर देना है। 71 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए क्या होता है, इसका सूत्र हो जाएगा औसत में वृद्धि बराबर संख्या में परिवर्तन बटे कुल संख्या। संख्या में परिवर्तन कैसे हो रहा है, 140 से कितना होने वाला है, 140 माइनस 100। ठीक है, मतलब 100 की जगह पर कितना जा रहा है, लिखा जा रहा है 140 लिखा जा रहा है। इस कारण से हमने 140 मैंने 100 किया और बटे संख्या कितना है आपका 40 है, 40 लिख लेंगे। 140 में हम 100 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बटे में आपका 40 है, 40 को 40 से भाग करेंगे तो एक बार में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका आंसर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाओलो फ्रेरे। पाओलो फ्रेरे ने यह विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला देखिए स्टेटमेंट है, सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ है। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, ये भी ठीक है। फिर चौथा है आपका बच्चे कैसे सीखते हैं, इसकी समझ। ठीक है, रचनावादी कक्षा की विशेषताएं हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक खोजबीन करने में बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है, फिर बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। फिर चौथा है आपका शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने के बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, पाओलो फ्रेरे ने सीखने की किस मॉडल की बात की है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ लर्निंग मॉडल पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है, तो देखिए प्रोग्रामिंग मॉडल संबंधित कौन कौन से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे जो है टुकड़े टुकड़े में किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है, संख्या पद्धति के सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सही क्रम है। n प्राकृतिक संख्या, w आपका पूर्ण संख्या है, q परिमेय संख्या या फिर पूर्णांक है। तो देखिए जो है आपका जो सबसे पहले कौन आता है, आपका प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले n आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आता है आपका पूर्णांक आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में रहता है वो आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही क्रम क्या हो जाएगा, n w z q हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे, क्या अवलोकन से, प्रयोग से, तर्क से या फिर आनुभाविक तरीके से। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम। दो विषम संख्याओं का योग बोला गया है, तो हम ले लेते हैं जैसे कि आपके सामने 5 है और हमने ले लिया 7। इनको जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने दो विषम संख्या लिया, एक 5 लिया और एक 7 लिया। दोनों को जोड़ने पर आपका योग क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोग से हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, गणित सीखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है यदि सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए। जैसे कि
जब मैं त्रिभुज बोलूँगा तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में वो अभी अमूर्त अवस्था में है, लेकिन जब मैं उसे चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि ये त्रिभुज है तो किस में बदल जाएगा, वो मूर्त अवस्था में बदल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी अवधारणाएं मूर्त रूप में समझाई जाए, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पास आपको क्या दिया है भाई, यहाँ पास आपको प्रतिशत के बराबर बताना है, यानी कि आपको यहाँ पास प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना रहेगा तो आपको क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। गुणा कीजिएगा, 0.275 से गुणा किसका करना होगा, 100 के साथ करना होगा, 100 के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास कितने जीरो हैं, यहाँ पास 2 जीरो हैं, तो 2 संख्या जो है इधर रिप्लेस हो जाएंगे, दशमलव उस और रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। रिप्लेस हो जाएंगे तो क्या क्या बन जाएंगे, 27.5, ये प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल करिए, ठीक है। इसको हम हल करेंगे बोर्ड मास रूल के सहायता से। क्या कर लिखा है आपका 1/2 है, फिर कोष्टक में आपका मंझला कोष्टक है, फिर -2 है, फिर कोष्टक में अंदर 2 + 3 है, फिर यहाँ पर स्टार है, फिर आपका 20 है, फिर बट्टे में आपका 2 है, फिर यहाँ पर मंझला कोष्टक, फिर ये कोष्टक बंद है, ठीक है। तो 1/2 को हम ऐसे लिख लेंगे, लिख लिए। फिर अब हम क्या करेंगे, कोष्टक सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, -2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक है, स्टार 20 हो जाएगा ये, फिर बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो संख्या दिख रही है ऊपर में क्या दिख रही है आपको, 1/2 लिख लेते हैं, 1/2, फिर यहाँ पर कोष्टक कर लेंगे। जो 2 है, 2 को अगर हम 5 के साथ गुना करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -10। अब -10 को हम 20 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, -200 आ जाएगा। और बट्टे में क्या है आपका, यहाँ पास 2 है, तो 2 बट्टे में कर लेंगे, ठीक है। भाग करेंगे, भाग कीजिए, 200 में 2 का भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, ये जो है आपका 100 बार में चला जाएगा, 100 बार में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पास भी 2 भाग के रूप में है, 2 से फिर भाग कर देंगे, कितने बार में चला गया, यहाँ पास 50 बार में चला गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास क्या है, ये माइनस में है, तो यहाँ पास आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपका -50 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 108 रुपये 450 राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, 3 से 5 वर्ष, 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष का समय लगेगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर सब क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय का सूत्र आपको पता होगा, समय बराबर होता है आपका साधारण ब्याज बटे ब्याज गुना 100 और बटे में आपका होता है मूलधन गुना आपका दर होता है। अब यहाँ पर टी लिख लेते हैं, समय ज्ञात करना तो टी लिख लेंगे। अब आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 81 रुपये हो, तो 81 साधारण ब्याज की जगह पर 81 लिख लेंगे, गुना करके 100 कर लेंगे, ठीक है, 100 कर लीजिए। और बट्टे में क्या है आपका मूलधन कितना है जी, 450, तो 450, और दर कितना है आपका 4.5 है, ठीक है, 4.5 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम 45 को 10 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, पहले 4.5, इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं होगा, ठीक है। नीचे में क्या कर सकते हैं, हम 10 लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 को काट देंगे, कट गया, 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 5 = 45, 5 यहाँ आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 9 × 5 = 45, फिर 5 बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, ऊपर 100 बचा है और नीचे में 2 5 बचे हैं, ठीक है। अब आप 5 को 100 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 20 बार में चला जाएगा, 20 लिख लेंगे। फिर जो आपका 20 बचा है उसको 5 से भाग करें, कितने बार में चला जाएगा जी, 4 बार में चला जाएगा। तो इस तरह से आपका जो समय है वो कितना आ जाएगा, आपका 4 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो 5% की हानि पर बेचे जाने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य होगा 150 रुपये होगा, 450 रुपये होगा, 700 रुपये होगा या फिर 950 होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। अब 100 रुपये में किसी वस्तु को बेचे हैं तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है।
तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। 100 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, ये लाभ हो गया। उसी तरह फिर जब हम किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचेंगे तो आपका जो क्रय मूल्य कितना है जी, 100 रुपये है। 100 में जब -5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 95। ठीक है, 95 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो विक्रय मूल्य, एक विक्रय में लाभ खो गया, दूसरा विक्रय मूल्य आपका हानि खो गया। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर निकाल लेते हैं कि अंतर कितना क्या है। तो 105 पे जब 95 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 आ गया। ठीक है, मतलब दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमें पता चलेगा कितना है, 10 है। ठीक है, अब वस्तु को बेचने पर कितना अधिक प्राप्त होता है, 15 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 बटे हम कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे, बराबर आपका 15 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालते, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर इन संख्याओं को उस पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और जो आपका 10 है वो नीचे आ जाएगा। गुना करके हम 15 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। क्रय मूल्य बराबर कितना प्राप्त हो, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, 10 गुना 15। ये जो बचे हैं 10 गुना 15, इनको गुना करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। तो क्रय मूल्य आपको कितना प्राप्त हो गया, 150। तो इस तरह से यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। चलिए अब हम 110 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात है 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से पार्क की सीमा पर चलाकर, मतलब साइकिल चलाकर 8 मीटर में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपका क्या है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो आपके सामने 12 किलोमीटर दिया है तो उसे 12,000 मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका मीटर है, मीटर के साथ हमेशा क्या लगता है, सेकंड लगता है। तो मिनट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, जब 8 को हम 60 से भाग करेंगे, 60 से क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 8 को हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए यहाँ पर 12,000 गुना कर लेंगे इसका 8 बटे आपका हो जाएगा 60। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। ठीक है, 6 दूना 12 हो गया। कितना बचा यहाँ पर, 200 बचा है। अब हम इसका गुना करेंगे, 200 में हम 8 का गुना करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 दूना 16। तो यहाँ पर कितना परिमाप, आयत का परिमाप कितना प्राप्त हो गया हमें, 1600 मीटर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, 1600 मीटर प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आयत का लंबाई, एक आयताकार पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 में दिया है। ठीक है, तो आयत को जो लंबाई कितना है, 3 है और आयत का जो चौड़ाई वो 2 है। तो हमने इसको लंबाई को 3x मान लिया और चौड़ाई को हमने 2x मान लिया। ठीक है, अब आयत को जो परिमाप है, आयत का परिमाप कितना आया है, 1600 मीटर आया है। आयत के परिमाप का सूत्र कितना होता है, सूत्र क्या होता है, 2 होता है, 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई की जगह पर हम 3x रखेंगे और चौड़ाई की जगह पर हम 2x रखेंगे, रख दीजिए। ठीक है, अब 3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 5x में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका 10x आ जाएगा, 10x आया है। अब यहाँ से 1 0 काट दिए, 1 0 यहाँ से काट दिए, कितना बचा, x का मान आपका आ गया 160, ये आया। यहाँ पर सिर्फ हमें x का मान प्राप्त हुआ है। अब इनके x के मान को हमें कहाँ पर रखना है, लंबाई की जगह पर रखना है और चौड़ाई की जगह पर रखना है। ठीक है, तो रख दीजिए। 3 x की जगह पर हम 3 गुना कितना करेंगे, 160 करेंगे। उसी प्रकार से आपका है 2x, 2 2 गुना 160 करेंगे। ठीक है, जब हम 3 को 160 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 3 48 यानी कि 480 मीटर ये आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 16 को 160 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 यानी कि 320 ये आ जाएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, ये अब आपको पता होगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है आपका, लंबाई हमें प्राप्त हुआ है 480 मीटर और चौड़ाई जो हमें 320 मीटर ये प्राप्त हुआ है। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,53,600 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है आपका,
24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं ये हमें ज्ञात करना है। क्या 64 घन, 56 घन, आपका 48 है और 40 है, ये हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं जो आपका पहले दिए, पहले स्टेटमेंट क्या है, घनाभ दिया है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना आपका ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर दिया है आपका 24, 24 गुना 9 गुना 8। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 1728 हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये किसके लिए प्राप्त हुआ है, घनाभ का प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से हम छोटे घन का आयतन निकाल लेते हैं। ये आपके घनाभ के आयतन का मान है। घन का जो आयतन का सूत्र होता है क्या होता है, ए क्यू होता है। ठीक है, हम ए की जगह पर किसको रखेंगे, यहाँ पर 3 को रखेंगे। अब यहाँ पर हम ए 3 की पावर 3 हो जाएगी। अगर हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो घन के आयतन का सूत्र, घन के आयतन हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें 27 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने घन बनाए जा सकते हैं, किससे, घनाभ से। तो क्या करना है आपको, 1728 में 27 का भाग करना है। 27 का भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 64 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 112 है। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और दूसरे घन का कोर जो है 14 सेंटीमीटर है। उनके सतह के क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले दिया है एक घन की कोर, कहने का मतलब है पहले घन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, फिर दूसरे घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a² होता है। 2 लिख लेते हैं, 6a² होता है। पहले के लिए क्या करेंगे, a की जगह पर हम किसको रखेंगे, 7 को रखेंगे, तो 7 को लिख देंगे। और दूसरे पर हम a की जगह पर हम 14 को रखेंगे। ठीक है, तो 6 को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 है, 6 गुना 7 गुना 7 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे, 6 गुना 14 गुना 14 करेंगे, 14 गुना 14 करेंगे। ठीक है, जब हम इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 294। ठीक है, उसी प्रकार से हम इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1174 आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, उसका हमें ये निकालना है, अनुपात, क्षेत्रों का अनुपात निकालना है, पृष्ठफल के क्षेत्रों का अनुपात निकालना है। तो पहले का तो आंसर आपका कितना आया है जी, 294 ये आया है, और दूसरा जो है आपका 1174 ये आया है। ठीक है, जब इनका भाग करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 294 एक बार में गए ए और ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 935 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्न अनुसार प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया दर्शाती है बच्चे में खाली स्थान की कमी को। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3 4 7 6 लिखा है और नीचे में क्या कर दिया है बच्चे ने, 9 3 7 लिखा है। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पर इकाई की जगह पर इकाई, दहाई की जगह पर दहाई और सैकड़ा की जगह पर सैकड़ा होना चाहिए था संख्याओं को, लेकिन बच्चे ने ऐसा नहीं किया है। तो किसकी कमी को दर्शाता है, उस बच्चे में योग के सही क्रम की अवधारणा को दर्शाता है या फिर उसकी कमी को बताता है। ठीक है, 7/12 का तुल्य भिन्न है। 7/12 का तुल्य भिन्न कहने का मतलब है, अगर हमारे पास 7/12 इस तरह से है तो तुल्य भिन्न कहने का मतलब है अगर हम 7 को 3 के साथ गुना करेंगे और 12 को 3 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से 7 × 21 और 12 × 36 ये आ जाएगा। तो 7/12 का तुल्य भिन्न हमें क्या प्राप्त हो गया, 21/36 ये प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 9/15 का तुल्य भिन्न पूछा गया है, तो यहाँ पर 9/15 लिख लेंगे, 9/15 लिख लीजिए। अब इनको हमें 3 से भाग करना है, 3 × 3 = 9 आ जाएगा और 3 × 5 = 15। तो 9/15 का जो तुल्य भिन्न है वो क्या प्राप्त हो गया, हमें 3/5 ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 7/11 क्या है, आपका उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। अगर जिसका हर जो है अंश से बड़ा रहता है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जिसका अंश जो है बड़ा रहता है हर से, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए इस क्रम में कौन सा ऑप्शन है, तो इस क्रम में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 115 है। बच्चों में अमूर्त स्तर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है।
तो इस तरह से आपका निरूपण का सबसे अच्छा क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है, ऐसे कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे आपके उपपत्ति कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, मिलते जुलते और बार बार होने वाले अनुभवों के आधार पर नतीजों पर पहुंचने वाले तरीकों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम व्यापक तर्क कहते हैं। ठीक है, जनरल लॉजिक कहते हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118, 4800 रुपये को PQR में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि P का जो हिस्सा है वो Q और R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है और Q का जो हिस्सा है वो R/P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। तो R को कितना प्राप्त होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, जो P का हिस्सा है P है, P का जो हिस्सा है किनके साथ संयुक्त है? Q/R के साथ संयुक्त कितना हिस्सा है? उसके साथ 5/11 का हिस्सा है। ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका Q का हिस्सा है Q/P प्लस R के साथ संयुक्त हिस्सा कितना है? उनके साथ 3/13 हिस्सा है। ठीक है, 3/13 हिस्सा ये है। अब देखिए यहाँ पर ये निकालते हैं कि आपका P है, फिर आपका Q है, फिर आपका जो R है, इसमें इनका कितना कितना हिस्सा है? तो देखिए P का जो हिस्सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P का हिस्सा कितना है? आपका 5 है, तो P के नीचे 5 लिख लेंगे। ठीक है। Q का हिस्सा कितना है? तो Q के हिस्से को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Q का हिस्सा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब R का हिस्सा देखिए, अब Q प्लस R है, तो Q का मान कितना है? 3 है, 3 में हम कितना जोड़ेंगे? 11 आ जाएगा, तो हम 8 जोड़ेंगे तो 11 आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा? टोटल तीनों का हिस्सा हो जाएगा 16। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 16 हो गया। उनके पास पैसा कितना है? उनके पास पैसा है आपका 4800 है। ठीक है, 4800 को हम किससे भाग करेंगे? 16 से भाग करेंगे। कितने बार में आ जाएगा? 16 × 48, आपका आंसर यहाँ पास 300 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पास R को बताना, R का कितना हिस्सा है इसमें? 4800 में R का जो हिस्सा है कितना है ये बताना है हमें। तो देखिए, R का जब हमने P, Q और R जब हमने किया था तो P का जो हिस्सा था वो कितना था जी? इसमें 5 था, और जो Q का हिस्सा कितना था? इसमें जो 3 था, और R का हिस्सा यहाँ पास 8 था। अब यहाँ पास 8 को 3 के साथ गुना कर दीजिए 300 के साथ, तो आपका आंसर 8 × 24, 2400 रुपये हो जाएगा। यानी कि R का जो हिस्सा है वो कितना होगा? यहाँ पास 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है, 2 ट्रेनें X तथा Y जो है क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से A से B तक यात्रा करती है। X यात्रा के लिए Y से 1 घंटा का अधिक समय लेता है, तो A एवं B की मध्य दूरी कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको पता होगा जो चाल का सूत्र होता है, क्या होता है? गति का सूत्र दूरी बटे समय होता है। अब हमें पता नहीं है कि A और B के मध्य की दूरी कितनी है, तो हम उसको 1 मान लेंगे। 1 तो जो आपका 1 A वाला ट्रेन है वो कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, मतलब चाल से चलता है और 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो देखिए, जो आपका 1 है, 1 ट्रेन वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/80 + 1, यानी कि 1 घंटा अधिक समय लेता है, बराबर। उसी प्रकार जो आपका वाई ट्रेन है, वाई ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पे चलता है, तो 100 क्या लिख लेंगे? 90। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर दे तो 100 ये हो जाएगा, प्लस 80 बटे आपका 80 ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर 100/90। अब इसका त्रिया गुणा करेंगे, गुणा कीजिए तो 90 100 ये हो जाएगा, 90 100 हो जाएगा, प्लस जब 90 में 80 गुणा करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72, 00 00 लगा देंगे। ठीक है, बराबर आपका 80 100 ये हो जाएगा। ठीक है। अब 90 100 में हम 80 100 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 10 100 ये आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 7200। 7200 ये आ गया, 10 से 10 कट जाएगा तो 100 का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 720 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो आपका ए और बी के मध्य दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर है। 120 वाला क्वेश्चन है, ए बी
और सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें याद करना है। क्या 12 दिनों में करेगा, 16 दिनों में, 15 दिनों में या फिर 18 दिनों में करेगा, ये हमें याद करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पास ए, बी व सी। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, बी जो है किसी काम को 30 दिनों में और सी जो है किसी काम को आपका 60 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, मतलब इनका एलसीएम निकालेंगे। टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब ये देखते हैं जो आपका ए व्यक्ति है वो एक दिन में कितने यूनिट काम किया ये निकालेंगे। तो 60 में 20 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। उसी प्रकार से 60 का 30 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा और 60 का 60 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी कि जो ए व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, 3 यूनिट काम करेगा। और जो आपका बी व्यक्ति एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और सी व्यक्ति जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तीसरे दिन, यानी कि जो आपका बी व्यक्ति वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और ए व्यक्ति जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, यानी कि टोटल यूनिट वर्क दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा, 3। लेकिन हर तीसरे दिन तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी जोड़ देंगे इनमें। आपका जो ए का वर्क अभी है ना, एक दिन में यूनिट काम करता है, तो इनको भी जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पास 12 आ जाएगा। 12 आ गया। अब आपका जो 12 है, 12 क्या आया है, आपका यूनिट वर्क आया है। ठीक है, उसको हम टोटल वर्क से भाग करेंगे, 60 बटे आपका हो जाएगा 12। 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, 12 पंचे यहाँ पास 60 आ जाएगा। लेकिन आपको किसका ज्ञात करना है जी, आपको ए को ज्ञात करना है। तो ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, यहाँ पास 3 यूनिट काम करता है। तो 3 गुना हम 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 या 15। तो 15 जो है 15 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ए को उस कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिनों का समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।